हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, अब तक हमने 9 प्रैक्टिस सेट डीएलएड के ऊपर डाल दिए हैं, जो 2024 में होने वाला एग्जाम है मेरे प्यारे भाई डीएलएड का। ठीक है, तो अब तक 9 प्रैक्टिस सेट हमने डाल दिए हैं। आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है मेरे प्यारे भाइयों, ये 10वां रहने वाला है। ठीक है, और आज का जो पेपर है मेरे प्यारे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगर आपने ये वाला पेपर नहीं देखा हुआ है अभी तक, है ना, तो आज इसको देखना जरूरी है। ठीक है ना, आज आप हमारे साथ देख सकते हैं और इसका सॉल्यूशन भी। तो इस पेपर की मैथ्स की बात करें हम लोग, अच्छा मैं ये बता दूं कौन सा पेपर है ये 2022 का जो एग्जाम हुआ था मेरे प्यारे भाई, 21-22 बोलते हैं इसको ना, 21-22 में जो एग्जाम हुआ था डीएलएड का, उसका ये पेपर है मेरे प्यारे साथियों, है ना, ये डी सेट है ये। ठीक है, और ये आपका मैथ्स और रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं, तो अब तक के जो हमने 2014 का मैथ्स रीजनिंग देखा था, 2016 का मैथ रीजनिंग देखा था और 2020 का जो मैथ रीजनिंग देखा था, ठीक है ना, उनसे ये काफी हाई है, काफी ये ऊपर रहने वाला ये वाला रीजनिंग का। तो रीजनिंग का तो बहुत ज्यादा हाई नहीं है, पर लेकिन थोड़ा बहुत है टाइम कंज्यूमिंग, तो ये पेपर हो चुका है 2022-16। ठीक है, लेकिन अगर हम मैथ्स की बात करते हैं, अगर हम मैथ्स की बात करें प्यारे साथियों, तो मैथ्स का जो लेवल है 2014, 16 और 19, 20 जो भी है, तो इसके ऊपर से ये काफी हाई हो जा रहा है। मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो काफी हाई लेवल का रहने वाला है। हाई लेवल कहने का मतलब ये है, ये ज्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग वाला एग्जाम है ये। ठीक है ना, ये ज्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग वाला पेपर है। ठीक है, तो जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2014 का आप यूं ही कर ले रहे बिना समय लगाए हुए, जो 16 का भी ऐसे ही हो जा रहा है और 20 का भी ऐसे ही हो जा रहा है, लेकिन ये जो 22 वाला है, इसमें आपको समय लगेगा मतलब। ठीक है, तो चलिए आज इसी प्रश्न पत्र को हम सॉल्व करेंगे। इसका रीजनिंग के ऊपर हम बात करेंगे, जैसे कि आप प्रश्न पर देखे रहे होंगे। ये 2022-23 वाला पेपर जो हुआ था मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है ना, ये सॉरी 21-22 वाला जो एग्जाम हुआ था, उसके ऊपर हम लोग आज डील करेंगे। उसके प्रश्नों का आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो पहले प्रश्न से अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पहला प्रश्न आप देख ही रहे होंगे क्या है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, है ना, एक महिला है, एक महिला है, ठीक है ना, एक महिला है और दूसरा एक व्यक्ति है राजन। राजन बोलता है इस महिला के लिए, ठीक है ना, कि वह औरत नहीं, वह उस औरत की बेटी, मतलब ये जो महिला है उस औरत की बेटी है, जो कि मेरी माँ, मेरी माँ मीन्स इसके ऊपर रहेगी माँ, ये मेरी माँ, मेरी माँ के पति, मतलब इसके पिताजी, तो यहाँ पति लिख देते हैं, मेरे माँ के पति की माँ, ए माँ, मतलब इसकी दादी। ठीक है, कि वो बेटी है, कि वो क्या है, बेटी है, मतलब इसकी माँ की बेटी, मतलब इसके पिताजी की क्या हुई, वो बहन हुई। कौन? वो महिला। कौन? ये महिला। ये बात चल रही है यहाँ पे, ये वाली आ रही बात समझ में, ये वाली जो बात चल रही प्यारे साथियों, वो ये वाली। ठीक है, तो बताइए महिला राजन से किस प्रकार संबंधित है, मतलब राजन महिला को क्या बोलता है। तो राजन देखो, राजन अपने पिताजी की बहन को क्या बोलेगा, बुआ बोलेगा। क्या बोलेगा? बुआ। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर ए हो जाता है। आपको समझ में आ रही बात। अच्छा, एक मैं आपको यहाँ ट्रिक बता दूं मेरे प्यारे भाइयों, कि हम पूरे प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अंत में जो ये पंक्ति होती है ना, पूछा जाता है कि क्या बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात ये है, ध्यान देने वाली बात ये है मेरे भाइयों, कि जब इस तरह का प्रश्न हो कि बोलता है कि महिला राजन से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ये जब भी इस तरह का प्रश्न हो, आगे वाला व्यक्ति इस पीछे वाले व्यक्ति को क्या बोलता है, वो आपको आंसर निकालना होता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना, आगे वाला व्यक्ति पीछे वाले व्यक्ति को क्या बोलता है, या फिर ऐसे बोल सकता है, तो बताइए राजन, बताइए महिला राजन से किस प्रकार संबंधित है, या महिला राजन, यहाँ तो स्पष्ट बोला गया है कि महिला राजन की क्या लगती है, तो स्पष्ट बोला गया है, ये तो इजी है, मतलब महिला राजन की क्या लगती है, तो महिला राजन क्या लगती है, बुआ लगती है, उन्हें बता दिया। लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखा होता कि महिला राजन से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पर बोल देता किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, तो आगे वाला व्यक्ति पीछे वाले व्यक्ति को क्या, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है ना, लॉजिकली। चलिए, ये प्रश्न हमने देख ही लिया है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखिए तो क्या बात हो रही है यहाँ पे, ये देखो, कोडिंग डिकोडिंग का बड़ा इजी प्रश्न है ये मेरे प्यारे भाइयों।
तो यहां पर हम इसको सॉल्व करें अगर, तो यहां पर क्या बात हो रही है कि दी गई सूचना को पढ़िए, है ना। तो बोलता है कि किसी सांकेतिक भाषा में 4 8 1 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, है ना। 2 4 6 का अर्थ है सी इज डीप, एंड 6 9 8 का अर्थ है लुक्स ब्लू सी लुक्स ब्लू। यहाँ पे देख लीजिए, तो देखो भाई यहाँ पे बोलता है इसको कैसे करना है, सीधी सीधी बात ये है। देखो प्यारे भाई, 4 का कोड स्काई इज और ब्लू किसी के लिए भी यूज हो सकता है, 8 का भी वैसी केस है, 1 का भी इज हो सकता है, स्काई हो सकता है, ब्लू कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन निकालना कैसे है, देखो भाई जो 4 जो यहाँ कोड है ना, 8 यहाँ जो कोड है और 1 यहाँ जो कोड है, आपने ये देखना है कि ये कहाँ कहाँ यूज हो रखे हैं। हम यहाँ देख रहे हैं हम लोग 4 का जो कोड है ना, पहली पंक्ति में और दूसरी पंक्ति में यूज, और कहीं यूज नहीं हो रखा है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि 4 के अलावा 8 और 1 है, और 4 के अलावा 8 और 1 यहाँ कहीं कहीं भी हमें दिख नहीं रहा है, यहाँ इस वाली पंक्ति में, ठीक है। कॉमन देखना हम लोगों ने, तो इन दोनों में कॉमन देखो, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो इसी तरह से इन शब्दों में भी कोई वर्ड क्या होगा, कॉमन होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम यहाँ देखिए, यहाँ पे सी है, यहाँ नहीं है, यहाँ इज है, यहाँ है इज, यहाँ डीप है, यहाँ नहीं है। तो मतलब इज का जो कोड है मेरे प्यारे भाइयों, अगर इज की बात करें हम लोग, तो इज के लिए जो कोड है वो हो जाता है 4, ठीक है। इसी रीति से, है ना, हमें खोजना किसका, डीप का खोजना है, डीप का। डीप हम तभी बता पाएंगे जब इनका बाकी का निकल जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें और इसमें क्या कॉमन, तो देखो इसमें 6 कॉमन है, यहाँ पे 6 कॉमन है, अरे बात समझ में। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो ये देखो सी कॉमन है इन दोनों में, तो 6 हो जाएगा। तो अगर हम देखें सिर्फ डीप का बताना था हमको, है ना, तो डीप का बताना था हमको, तो डीप कहाँ है, इसमें है। देखो सी भी निकल गया, इस भी निकल गया, तो बचा क्या है, डीप। तो यहाँ पे देखो 4 भी निकल गया, अब बचा क्या, यहाँ पे 2। तो मतलब डीप का जो कोड होगा मेरे भाइयों, कितना होगा, 2 हो जाएगा। अरे बात समझ में आप, ठीक है। इसी रीति से अगर अब हमें लुक्स का कोड देखना है, किसका देखना है, लुक्स का। तो लुक्स इसमें है, तो लुक्स से पहले हमें ब्लू का मालूम होना चाहिए, क्योंकि सी का हमें पता लग चुका है। तो देखो भाई, इसमें और इसमें पहली पंक्ति में और लास्ट पंक्ति में देखेंगे, तो यहाँ 8 कॉमन है, यहाँ पे 8 कॉमन है, तो एक वर्ड भी कॉमन होगा भाइयों। तो वर्ड देखो, यहाँ ब्लू दिख रहा है आपको, यहाँ भी ब्लू दिख रहा है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, 8 का जो कोड है वो ब्लू के लिए यूज हो रखा है ना। और सी का जो कोड है वो 6 ने दे दिया। अब बचा क्या हमारे पास, लुक्स बचा, यहाँ क्या बचा, 9 बचा। तो मीन्स 9 क्या हो जाएगा आपका, लुक्स का कोड हो जाएगा। 9 किसका कोड हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, लुक्स का कोड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको करेक्टली देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसे इन कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्नों को, इन चीजों को आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, आपका डायरेक्शन से आया हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे भाइयों। बोलता है क्या, आप सीधे चल रहे हैं, ठीक है ना, आप प्रश्न है क्या, आप सीधे चल रहे हैं, फिर आप बाईं ओर मुड़ जाते हैं या मुड़ गए। यदि इस समय अस्त होता सूर्य आपकी बाईं ओर हो, तो आरंभ आप किस दिशा में गतिमान थे। देखो हमें पता है मेरे प्यारे भाइयों, जब सूर्य अस्त होता है ना, तो कहाँ होता है, पश्चिम में होता है। सूर्य अस्त होता कहाँ होता है, पश्चिम में होता है। आप सीधे चल रहे थे, आप सीधे चल रहे थे, अब बोला कि सूर्य आपके बाईं ओर पड़ रहा था। सूर्य मतलब कहाँ पड़ रहा था, आपके तो बाईं ओर कब पड़ेगा सूर्य, जब मैं इस तरफ जाऊंगा, तब ये लेफ्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पीछे आओ, आप सीधे चल रहे थे, तो यहाँ मैं सीधा चल रहा था, ठीक है ना, ये सीधा चल रहा था, फिर आप बाएं मुड़ते हो, ये बाएं मुड़ गया, तो पीछे हो गया ये, है ना। आप बाएं मुड़ जाते हो, आप कहाँ मुड़ जाते हो, बाएं मुड़ जाते हो, तो ये मुड़ गया बाएं। आप सीधे चल रहे थे, आप बाएं मुड़ गए, ठीक है। अभी आपके जो आपके बाएं हाथ की तरफ क्या जा रहा है, आपका सूर्य अस्त हो रहा है, और हमें मालूम है कि सूर्य हमेशा पश्चिम की दिशा अस्त होता है और पूर्व में ये उगता है, ठीक है। अब बाईं ओर, तो बाईं ओर होने का मतलब क्या, पश्चिम में ये है। तब बोलता है कि ये आप पहले की दिशा में जा रहे थे, तो पहले मैं कहां जा रहा था, इस तरफ जा रहा था, तो ये कौन सी डायरेक्शन थी, पूर्व। तो मैं पूर्व की ओर जा रहा था, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखो आप, अगर मैं बोलूं कि मैं साउथ की तरफ जा रहा हूँ, चलो मैं साउथ की तरफ जा रहा था, पहले मैं सीधा गया, अब मुझे बाएं मुड़ना, तो बाएं कहाँ हो गया, इधर हो गया। अब क्या बोल रहा है कि आपके बाएं तरफ क्या है, सूर्य अस्त हो रहा है, तो सूर्य बाएं तरफ, यहाँ तो पूर्व है, पूर्व में तो सूर्य उदय होता है, तो हमें यहाँ आना, इस डायरेक्शन में आना है, क्योंकि सूर्य हमेशा कहाँ होता है, अस्त कहाँ होता है, पश्चिम में होता है, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे इसको। चलो अगला बढ़ते हैं प्रश्न को, अगर नहीं समझ में आता है तो आप फिर से इसको रिपीट देख सकते हैं प्यारे भाइयों। यहाँ पर प्रश्न बोलता है कि एक देश, क्या बोलता है इसमें, एक देश एक्स का राष्ट्रीय दिवस मंगलवार को प्रारंभ हुए किसी महीने के चौथे शनिवार को मनाया जाता है। तो
सबसे पहले यहाँ देखो, सच बताओ राष्ट्र दिवस कब आएगा ना। यहाँ बोलता है क्या है, या इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं मेरे प्यारे, अगर अंग्रेजी में आपको देखना है, ठीक है, बोलता है राष्ट्रीय दिवस। तो कोई महीना है, उसका जो पहला दिन है, जो फर्स्ट डे, देख रहा आपको, ये मंगलवार से शुरू होता है, प्रारंभ होता है वो महीना। तो मंगलवार से उसका प्रारंभ हो गया, पहली तारीख को मंगलवार पड़ रहा है। अब क्या बोलता है कि चौथे शनिवार को मनाया जाता है कौन सा दिवस, राष्ट्रीय दिवस, चौथे शनिवार को मनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो फर्स्ट शनिवार को कब पड़ रहे हैं। तो पहला ये हो गया, दूसरा 3 तारीख हो गई, 4 तारीख हो गई, और ये 5 तारीख हो गई। देखो भाई, मंगलवार ये हो गया, मंगलवार ये क्या, बुध बृहस्पति शुक्र, ये पहला जो शनिवार है हमारा कब पड़ रहा है, मंगलवार को पड़ रहा है, सॉरी उसको 5 तारीख को पड़ रहा है। हमें जाना है चौथे शनिवार पे, क्या बोलता है, चौथे शनिवार पे क्या है, मनाया जाता है। तो चौथे शनिवार कौन सी डेट को आ रही है देखना है। तो देखो दोस्तों, हमें पता है कि आज, जैसे आज मंगलवार है, तो 7 दिन बाद भी मंगलवार होगा, 7 दिन पहले मंगलवार होगा। तो हम साथ साथ करके अगर हम आगे बढ़े तो जल्दी से हमें चौथा शनिवार मिल जाए। देखो भाई, 7 इसमें अगर हम जोड़े, 7 7 5 12 तारीख को दूसरा शनिवार हो जाएगा। फिर प्लस इसमें 7 जोड़ेंगे तो 12 और 7 19 तारीख को भी क्या हो जाएगा, तीसरा शनिवार। और 19 से 7 26 तारीख को क्या हो जाएगा हमारा, चौथा शनिवार हो जाएगा। चौथा शनिवार, चौथा शनिवार है। और इसी दिन क्या मनाया जाता है, इसी दिन क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय दिवस कौन सा, देखो, पहला शनिवार, दूसरा शनिवार, तीसरा शनिवार और चौथे शनिवार को मनाया जाता है। और चौथा शनिवार कब को पड़ रहा है, 26 को पड़ रहा है। बड़ी इजीली आप इसको कर सकते थे इजीली, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए जरा, ये कैलेंडर से आया हुआ प्रश्न था। अभी देखो कोडिंग से देखो क्या प्रश्न आया हुआ है, श्रृंखला से। बोलता है कि दी गई श्रृंखला, अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 3 हैं जिसके ठीक पहले 6 और ठीक बाद में 9 नहीं है। मतलब 6 3 9, बाद में भी 9 नहीं है और शुरुआत में 9 6 नहीं है। ऐसे कितने 6 हैं। तो सबसे सॉरी, ऐसे कितने 3 हैं जिसके शुरुआत में 6 नहीं है और ठीक बाद में भी, बाद में 9 नहीं है। तो सबसे पहले हम 3 की तलाश कर, एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, ये 3 है। इस 3 की तो कंडीशन दे रखी, इसी के अकॉर्डिंग चलना है। देखो अब पहली कंडीशन क्या, शुरुआत में 6 है और आठ में 9 है, तो ये तो होना नहीं चाहिए था। यहाँ पे भी देखें अगर, है ना, शुरुआत में 6 है, बाद में 9 है, ये भी नहीं हो सकता। अरे बात समझ में, हमें क्या बोल रहा है कि ठीक पहले 6 और ठीक बाद में 9 नहीं होना चाहिए। और यहाँ देखिए हम लोग तो उल्टा हो रहा है, तो एक ग्रुप ये बन गया। देखो शुरुआत में 6 नहीं है, 6 के अलावा कुछ भी हो सकता है, और बाद में क्या 9 के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ भी है। तो पहला ग्रुप ये बन गया। दूसरा ग्रुप देखिए जरा, ये बन गया, है ना, 6 नहीं होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए, बन गया, तो ये नहीं हो सकता। अगला देखिए, यहाँ देखो, तो 6 नहीं होना चाहिए तो यहाँ 9 है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 9 नहीं होना चाहिए, कोई भी हो जाए तो ठीक है। तो एक ग्रुप ये बन गया और बाकी ये तो है ही नहीं। तो ऐसे कितने ग्रुप है इसमें, 2 समूह है इसमें, ठीक है ना। ऐसे कितने हैं, 2 समूह हैं, ठीक है, जिसमें ये कंडीशन फिट हो रही है। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, ये घड़ी से प्रश्न आया हुआ है। देखो क्या बोलता है कि एक बस स्टैंड से प्रत्येक 55 मिनट में पर दिल्ली के लिए एक बस रवाना होती है। पूछताछ कलेक्टर ने एक यात्री को बताया कि एक बस 20 मिनट पहले ही छूट गई है और अगली बस 10:35 पे है, ठीक है। तो पूछताछ क्लर्क ने यात्री को कितने बजे ये सूचना दी कि भाई अब 10:35 पे निकलेगी और एक बस आपके आने से 20 मिनट पहले ही निकल चुकी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है प्यारे भाइयों, आपने जो बस निकलने का टाइम अभी जो बता रहा है वो कि अब निकलेगी, वो लिख दिया मैंने। पहली बात फिट हो गई। अब यहाँ देखो, प्रत्येक 55 मिनट में निकलती है, तो मतलब 55 मिनट पहले भी एक बस निकली और इसके 55 मिनट बाद भी एक बस निकलेगी। आ रही बात समझ में। तो ये बाद वाले तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कहाँ जाना, पिछले पीछे, क्योंकि आदमी से पीछे आया ना। तो यहाँ देखना हमें, तो सबसे पहले यहाँ आने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 55 मिनट का समय घटाना पड़ेगा। मतलब 10:35 में से आपको 55 घटाना पड़ेगा। अरे बात समझ में। तो देखो 35 में तो जाएगा ना, तो यहाँ से हमें 1 घंटा उधार लिया, तो ये कितना हुआ, 60 मिनट। तो इसको जोड़ेंगे, यहाँ कितना बचा, 9 बचा। तो 9 बजकर, इनको जोड़ दो भाई, है ना, इनको जोड़ा तो 9 या 95 हुआ, है ना, 5 6 9, ठीक है। 95 में से अब 55 आराम से घट सकता है। देखो भाई 9 बजकर कितना हो रहा है, ये 0 हो रहा है ना, और ये 4, 9:40।
मतलब कहने की बात क्या हुई मेरे प्यारे साथियों, जो इससे पहले जो बस रवाना हुई 10:35 से, वो कितने बजे हुई थी? 9:40 पर बस निकल चुकी थी पहले। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे वो यात्री आ जाता है तो बस वाला जो पूछताछ वाला केंद्र वो बोलता है कि भाई 20 मिनट पहले बस निकल चुकी है, तुम तो लेट आ रहे हो। अब देखो 20 मिनट पहले बस निकलने का मतलब ये है कि 9:40 पे अगर वो आ जाता तो बस में बैठ कर निकल जाता, लेकिन वो 9:40 के 20 मिनट बाद आया। 20 मिनट बाद कितना बजेगा मेरे भाइयों? 10 बजेगा ना। अरे बस, मतलब 10 बजे वो व्यक्ति पूछ रहा है पूछताछ केंद्र में कि भाई मुझे बस चाहिए, वो कब निकलेगी, कैसे निकलेगी, है ना? तो उसने बोला भाई तो 20 मिनट पहले निकल गई। अब 20 मिनट पहले निकलने का मतलब क्या है? 9:40 पे निकल गई है बस। 20 मिनट पहले की बात है। तो जो रियल टाइम था जब वो पूछताछ वाले ने उसको सूचना दी, वो टाइम क्या हो रहा था उस समय? समय क्या बज रही थी? 10 बज रही थी। आगे बात समझ। सबसे पहले हमने क्या करना मेरे दोस्तों, जो एक्चुअल टाइम है जब बस निकलने वो लिखा। अब पहले या बाद में वो बस कब निकल रही वो देखा हमने। तो 5 मिनट पहले निकली, तो 5 मिनट पहले निकलने का मतलब क्या है? 9:40 पे निकल गई बस। अब वो 20 मिनट लेट आ रहा है तो 9:40 के बाद आ रहा ना। 9:40 के 20 मिनट बाद कितना बजेगा? 10 बजेगा ना। और 10 बजे ही पूछताछ वाले ने बताया उसको कि भाई तो लेट है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखो भाई ये आपका वैनारिक से आया हुआ प्रश्न है। दिख रहा आसान है लेकिन है ये थोड़ा मुश्किल, अगर आपने डीप स्टडी नहीं किया हुआ है। देखो भाई, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके बताइए कि कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। देखो भाई, इसको सॉल्व करना है हमको। तो इसकी मैं बात करूं मेरे प्यारे भैया, देखा टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 40 हैं। टोटल विद्यार्थी 40 हैं। और आपका देखो 25 जो ऐसे खिलाड़ी हैं जो जो क्रिकेट खेलते हैं। 16 यहाँ पे ऐसे हैं जो सब कुछ खेलते हैं, दोनों खेलते मतलब क्रिकेट भी खेलते हैं। और 22 आपके क्या टेनिस खिलाड़ी हैं। और 16 क्या है? दोनों टीमें खेलते हैं। तो हमें ये देखना है कि प्योर ऐसे कितने हैं जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं। 40 में से देखना भाइयों, है ना? तो देखो भाई, 25 में से अगर 16 हटा दूंगा मैं, तो हमारे पास बच रहा कितना? 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, प्योर वाले। ठीक है ना। अगली बात, अब 22 में से 16 घटाऊंगा तो ये क्रिकेट वाले निकल जाएंगे भाई। ठीक है, प्योर वाले। क्योंकि इन्हीं 22 में से भाई यहाँ कुछ कॉमन भी तो खेल, ये टेनिस भी तो क्रिकेट भी तो खेल रहा है। तो इसलिए हमको प्योर वाले निकाल रहे हैं जो मतलब आपका टेनिस खेलता है। ठीक है, और जो सिर्फ केवल क्रिकेट खेलता है। तो इसमें से ये घटाया तो 12 में से गया तो 6 बचा। कितना बचा? 6 बचा। ठीक है। ये क्या खेलते हैं? ओनली टेनिस खेलते हैं, दूसरे गेम पे तो देखते भी नहीं है। ठीक है, तो बच्चे अब देखो ये जो जो क्रिकेट खेलने वाले, ठीक है नहीं, जो कुछ ना कुछ गेम खेलने वाले लोग हो गए, वो एक तो 16 हो गया, सॉरी, हाँ 16 तो ही, एक तो ये 16 हो गया जो बीच में है। ठीक है, ये तो दोनों गेम खेल रहा था, खेल तो रहा है ना। प्लस 9 वैसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं और 6 ऐसे हैं जो टेनिस खेलते हैं। तो ये टोटल जाके कितना हो गया? 31। देखो ना, 16 और 9 कितना हुआ? 16 और 9 कितना होता है भाई? 25 और 6 31 हो गया। कितने में से? 40 में से जो कोई ना कोई खेल खेलते हैं, डबल खेलते हैं, सिंगल खेल, जो भी खेलते हैं। लेकिन हमें ये बताना है जो कोई भी मैच नहीं खेलते, जो भी कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो भाई 40 में से 31 तो कोई ना कोई खेल खेल रहे हैं। तो 40 में से 31 अगर हट जाए तो कितना बचा? 9 लोग ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाता है, जो कि सही है। चलिए, तो ऐसे भाई इस प्रश्न को करना था आपको। तो अभी आप देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो ये देखो, आकृति पे आया हुआ प्रश्न है। ये देखो क्या बोलता है, दी गई आकृति में घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो घनों की संख्या ज्ञात कीजिए भाई। तो इसको कैसे करेंगे? आप देखो भाई, आप यहां देख रहे होंगे एक के नीचे दूसरा है। दिख रहा है आपको? एक के नीचे दूसरा है, एक के नीचे दूसरा। तो इस श्रृंखला पूरे में एक के नीचे दो है, मतलब एक के नीचे दूसरा है। ऊपर ये है और नीचे एक और है। तो ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम काउंट करते हैं, यहाँ शुरू कर देते हैं। तो ऊपर कितने? पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। कितने हो रहे मेरे प्यारे भाइयों? ये 34 ऐसे हो रहे जो ऊपर से हैं, और उसके नीचे एक एक और भी है। तो 34 दुना हो जाएगा ना। तो 24 34 दुना कितना हो जाएगा? सीधा सीधा
68 हो जाएगा आंसर आपका सी ऑप्शन। ये देखो कितना इजी प्रश्न है। अगर देखा जाए ट्रिक तो हमेशा इस तरह को इसको ध्यान देना है कि इसके नीचे कितने हैं। तो इसके इस डब्बे के नीचे देखेंगे आप तो एक ये वाला डब्बा है, दिख रहा है आपको। तो वैसे ही इसके नीचे भी है, तो सबके नीचे एक 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 है, मतलब तो जितने ऊपर हैं उतने उनके नीचे हैं। तो 34 दुना कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। 4 दुना 3 दुना 6। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये तो बेनारे का आप इजीली कर लेंगे इसको। बोलता है कि एक घन नहीं, जब एक घन बनाने के लिए निम्नलिखित आकृति को मोड़ दिया जाता है तो 5 डॉट्स वाली सतह के नीचे क्या होंगे? कौन से डॉट होंगे? तो देखो भाई इसका आपने ट्रिक ध्यान रखना है, एक छोड़कर विपरीत निकालना ना हमको। तो जब इस तरह का खुला पास आपको बता दिया जाए तो एक छोड़कर आपने ध्यान रखना है। तो जैसे मैं एक का विपरीत निकालता हूं, एक का विपरीत अपोजिट क्या होगा? तो एक का विपरीत एक छोड़कर, तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अरे बात समझ में। अब मुझे 2 का निकालना है। अब मुझे किसका निकालना है प्यारे भाइयों? 2 का निकालना है। तो एक छोड़कर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी रीति से अब ये तो निकल गया। 3 का एक छोड़कर, मतलब ये पूरी पंक्ति छोड़ने, तो बचा कितना? 5। तो 3 का कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 5। और 5 का कितना हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर सी। और 5 के हमें बताना था। ठीक है, तो ऐसे इसको करना होता है भाइयों। चलिए अगला प्रश्न देखो मेरे प्यारे भाइयों, ये भी आकृति गिनती से आया हुआ प्रश्न है। देखो कैसे करना है इसको। सबसे पहले इस प्रश्न को देखें अगर, कि बोलता है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये जो आकृति है, ये आकृति मेरे प्यारे भाइयों आपको दिख रहा होगा, इस आकृति के निर्माण से बनी हुई है कि नहीं बनी हुई? तो देखो इसमें एक इसमें ये है, एक इसमें ये है त्रिभुज, और एक ये आउटर वाला है। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं इस वाले आकृति में? 3 है। कितने त्रिभुज हैं? 3 त्रिभुज हैं। थोड़ा इसको जूम कर लेता हूं मैं, ताकि आपको अच्छे से जब काउंटिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहीं तो हम काउंटिंग करेंगे इसकी। तो देखिए ये थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिख जाएगी। हमें इसमें बताना है मेरे प्यारे भाइयों कि त्रिभुज कितने हैं इसमें, क्या देखना है हमको? त्रिभुज कितने हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर हम देखें तो मैंने बोला ये वाली जो आकृति होती है, ये वाली, इसमें कितने होते हैं? 3 होते हैं। और इसी आकृति को जोड़ तोड़ कर ये वाली आकृति का डेवलपमेंट किया गया, विकास किया गया। तो सबसे पहले मैं देखूं कि सबसे पहले छोटे छोटे ट्रायंगल हम गिन लेते हैं यहाँ पे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूं, मैं इसलिए नंबरिंग कर रहा हूं। आप 1 2 3 4 इस ढंग से गिन सकते हैं। तो कुल कितने हैं इसमें? 12 है। छोटे छोटे ट्रायंगल कितने हैं मेरे भाइयों? 12 है। ठीक है ना। अब आप देखिए ये वाली आकृति, इसको दूसरा पेन से लिख देते हैं। आप देखो ये वाली आकृति आप देख रहे होंगे, ये वाली, इसमें देखिए प्यारे भाइयों, ये वही वाला त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो इसमें कितने? 3 है। इसमें कितने हैं? 3 है। लेकिन ये वाला त्रिभुज देखो 6 में आ गया, ये वाला त्रिभुज साथ में, मतलब ये वाला गिन लिया हमने और ये वाला भी गिन लिया है। तो कहने का मतलब क्या है, अंदर के वाले तो गिन लिए, तो बचा कितना यहाँ पे? एक बचा ना भाई। अरे पास समझ में आपको, एक बचा कि नहीं बचा? ठीक है। अब दूसरे कलर से इसको इस्तेमाल किया जाए। ठीक इसी रीति से ये वाला फिगर भी देखेंगे आप, जब ये वाला देखेंगे तो मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ ना। तो देखो भाई इसमें भी ये भी ऐसे ही है। तो इसमें भी कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए ना भाइयों। लेकिन ये वाला नंबर आ चुका है, ये वाला नंबर आ चुका है। ये नंबर इसलिए करवाई ताकि आपको पता लग सके कि अंदर वाले ने गिन लिया पहले से। तो ये वाला गिन लिया, ये वाला गिन, तो बचा कितना? एक बचा। तो एक यहां से आएगा। अब ठीक इससे आकृति से जुड़ी हुई आकृति इसको देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखो ये वाली वैसी आकृति है। तो एक ये गिन ले, एक है इसमें 3। अब तो 2 तो हमने गिन लिया, तो बार बार नहीं गिन सकते ना। तो एक यहां से आया और एक यहां से आया। तो यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे कुल मिला के आप कितने त्रिभुज हैं? 2। अरे बस एक ये वाला है और एक ये वाला है। आई समझ में बात? चलिए अब देखो ये वाला, इसमें आप बोलोगे कि भाई इसमें कितने? अब है तो 3, लेकिन ये भी गिन लिया है, ये भी गिन लिया है, तो बचा कितने यहाँ पे? 1। यहां तक क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए अब आप देखेंगे इस वाली ये देखो वैसे तो त्रिभुज बन रहा है। ये वाला देखो, ये देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा? और एक ये देखो वैसे तो बन रहा है। देखो तो इसमें 3 होने चाहिए, लेकिन ये गिन लिया, ये गिन लिया, तो बचा कितना? ये आउटर वाला। तो एक यहां पर आ जाएगा मेरे भाइयों। ठीक इसी रीते नीचे से भी देखेंगे आप, ये भी वैसे काम कर रहा है, तो एक यहाँ पे आ जाएगा। अब अगला पेन ले लेता हूँ।
ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखो ये वाला तो एक यहाँ पे आ गया, ठीक। यहाँ से एक नीचे को देखो, ये वाला, ये वाला एक यहाँ पे आ गया। आ रही बात समझ में आपको? अब मेरे प्यारे भाइयों, ये जो बड़ी आकृति है, अच्छा बड़ी आकृति में जाने से पहले आप ये देख लीजिए, ये वाला देखो, ये वाला नहीं, इसको तब देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। पर ये वाला देख लो, पहले बड़ा वाला, ये वाला। अरे मेरे भाइयों बात समझ में, ये देखो, देखो ये वाला काउंट नहीं हो रखा है, ये वाला भी काउंट नहीं हो रखा है। तो कितना है इसमें? इसमें कितना? तीन। तो इसमें तीन होंगे ना भाई, तो तीन यहाँ पे होंगे। ठीक नीचे से इसका वही आकृति बनी हुई, देखो ये देखो। तो यहाँ पे भी कितने होंगे मेरे भाइयों? तीन ये होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अब अब बताओ कहाँ बचे हुए त्रिभुज? अब देखो ये, अब इसमें आते हैं ये वाले पे। अब देखो इसमें ये भी तो वही आकृति बन रही है, लेकिन यहां पर मेरे भाई ये वाला जो मैं क्रॉस कर रखा ना, ये मैंने इसमें काउंट कर लिया, और ये वाला जो क्रॉस मैंने ये नीचे वाले में काउंट कर लिया। तो यहाँ पे कितना बचा? एक। आ रही बात समझ में? ठीक है ना, एक त्रिभुज ये बचा, इसमें भी वही हिसाब होगा। तो एक त्रिभुज में एक यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका बड़े वाले का। ठीक है, तो ये है मेरे प्यारे भाई इसमें त्रिभुज। अब और कोई भी त्रिभुज यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो चलिए अब गिनते हैं इनको कितने। पहले सिंगल सिंगल वाले गिनते हैं, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात और एक 8। तो 12 प्लस 8। अब गिनते हैं तीन को, तीन और तीन छह, ये हो जाते हैं भाई। प्लस एक ये वाला दो ये है ना यहाँ पे, तो प्लस दो ये है। अरे बात समझ में? अब देखो यहाँ पे गिन लो, 12 और 8 20 हो गया, 20 हो जाए 26 और 2 28। तो 28 त्रिभुज आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, इसको जूम आउट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने इसको काउंट करना था भाइयों। ठीक है ना, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से इसको रिपीट टेलीकास्ट कर सकते हैं इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखो यहाँ पे, तो इसमें क्या प्रश्न आया हुआ मेरे भाइयों? ये बोलता है क्या कि नीचे इस प्रश्न में पी एक्स वाई और जेड एक पेपर के टुकड़े को फोल्ड करने का अनुक्रम दिखाई देता है। ठीक है, आकृति जेड दिखाती है कि किस प्रकार फोल्ड पेपर को काटा गया। ये वाली आकृति जेड आकृति है। ठीक है ना, आपको एक ऐसी आकृति का चुनना है जो आकृति जेड को फैलाकर बन प्राप्त होगी। ठीक है, इसको हम जैसे मोड़ के देखो, पहले ये पेपर ऐसा था, ठीक है, तो इसको ऐसे मोड़ दिया। मैं पेपर को दिखाता हूं, मैंने पहले से किया हुआ इसको। ये देखो भाइयों, ठीक है, ये पेपर है, ये पेपर है। ठीक है, ठीक है ना, ये पेपर था भाइयों, इसको मैंने ऐसे कर दिया। तो आप देखिए एक्स आकृति में देखिए जरा। ठीक है, ये ऐसे मैंने फोल्ड कर दिया, ये वाला देखो, ये फोल्ड कर दिया। अब क्या बोलते हैं, ये ऐसा हो गया। अब ये इसको ऐसा फोल्ड करना, देखो वाई में देखिए, वाई में देखो जरा, ये वाई में। ठीक है, अब क्या बोलता है, इसको ऐसा है, इसको ऐसा फोल्ड करना है। कर दिया फोल्ड। अब क्या बोलता है, ये देखो, यहाँ पे देखो, ये जेड में, ये यहां से ऐसा कट लगाना है इस पे, ऐसा। यहाँ देखो मैंने ये ऐसा काटा, ऐसा काटा, और ये टुकड़ा निकाला, ये ऐसा लग गया कट। अब क्या बोलते हैं, इधर से भी कट लगाना है, ऐसे ही वाला देखो, ये वाला देखो, इसमें देखिए नीचे। ठीक है, तो ये वाला यहाँ से कट मारा, यहाँ से कट मारा, ये निकाला टुकड़ा, ये ऐसा हो गया। ठीक है, जैसे उसने बोला हुआ था। अब बोलता है कि इसको खोलना है, और तब कौन सा आकृति बनेगी। अब देखो इसको देखिए, आप बताओ कौन सी आकृति बनेगी। ये प्रैक्टिकल हमने कर दिया, मतलब इस पे देखिए, ये वाली आकृति ढूंढो, कौन सा ऑप्शन में दिख रही है आप, दिख रही है आपको ये वाली? तो ये वाली आकृति आपने बनानी है भाई। ये आकृति आप कहां दिख रही है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है, देखो जरा, ऑप्शन नंबर बी में ये आकृति दिख रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में ये आकृति दिख रही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पे देखो, ये कट है, ये ऐसा, ये कट है, बी में देखिए आप, है ना, ये ऐसा होगा, फिर ये कट ऑफ है, फिर यहाँ पे ये कट है, फिर यहाँ से ये कट है, ये कट है, इधर कट है, फिर ये वाला कट है, ये वाला कट, ये सारे कट है। तो ये हो गया मेरे भाइयों इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाइयों, इसका क्या है। तो अगले नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। बोलता है क्या, नीचे निर्देश दिया हुआ है कि इस प्रश्न में आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों और संख्याओं का संयोजन दिया गया है। उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए संयोजन के जल प्रतिबिंब जैसा दिखाई दे।
तो सबसे पहले देखो ये वाला दिया गया है, तो यहां लिखेंगे इसको u, ये 4 है, ये p है, 1 है, ये 5 है भाइयों, ठीक है, ये b है और ये क्या है 7, ठीक है। अब इसका मिरर इमेज, मिरर नहीं, वाटर इमेज बनाना है इसका। देखो भाई वाटर इमेज हमेशा यहीं से जुड़ा हुआ बनता है, तो ये देखो ऐसा बनेगा इसका वाटर इमेज। अब इसको तो ये डंडी है तो इस डंडे को मैंने ऐसा खींचा, इसका ये है तो इसका मैंने यू यूं खींचा और यू खींचा, तो ये हो गया इसका, थोड़ा ज्यादा लंबे खींचे मैंने, ठीक है। अब ध्यान लगाओ अगर आप इसको नीचे को फोल्ड करो ना इसी को ऊपर बैठ जाएगा ये। अब ये पी वाला है तो मैंने पी का ये डंड सीधा डंडे का ये खींचा और ये पी हो गया इसका। अरे बात समझ। अब ये 1 है तो ये ऐसा है और ये ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है। अब 5 का है तो ये यूं चलेगा और यूं आएगा, ये इसको मैंने तो इसके ऊपर बैठ जाएगा। अब बी तो बी का बी रहेगा ऐसे, और ये 7 है तो ये ऐसा ऐसा रहेगा। अरे बात समझ में, थोड़ा ऐसा बनाना था, तो ये वाला जहां मैच होगा आपको देखो, इसमें तो ये है, पी है 1 है, ये उल्टा हो गया, ठीक है। इसी तरह से यू है, बिल्कुल सही बात है, 4 ये बिल्कुल है, ये देखो उल्टा पी उल्टा बना दे यहाँ पे, पी कैसे होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसमें देखो यू, यू बिल्कुल ऐसा है, 4 ये भी पी भी ठीक है, 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है, और देखो बी भी ठीक है और 7 भी ठीक है। आरी बात समझ में, तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है ना ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाटर इमेज आप देख लेना भाई, इनको याद कर लेना आप, है ना, कैसे बनती है वाटर इमेज या आपका मिरर इमेज कैसे बनता है अल्फाबेट्स का, तो आपको देखना पड़ेगा मतलब। चलिए, ये बोलता है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से आकृति एक्स का सही दर्पण प्रतिबिंब बताइए। अब दर्पण प्रतिबिंब क्या यहीं से जुड़ कर जाएगा भाई, ऐसे यहीं से जुड़ कर जाएगा, यूं, ये वाला है ना, ये वाला कोना देख रहे हैं आप, तो यहीं से जुड़ कर जाएगा, यूं 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 बनेगा, ये ऐसा बनेगा। आगे बात समझ में। अब ये जो है ना ये वाला यहां से बनेगा, ये ऐसा 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 ऐसा, और ये वाला डंडा ये ऐसा है। आगे बात समझ में। तो जो ये है यहीं से जुड़ के आप शीर्ष में कभी देखोगे ना तो आपको सीधा सबसे पहले फ्रंट दिखे, फ्रंट बोले तो जहां से आप शीर्ष से शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, वही पार्ट आपको दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें इस तरह का आगे कहां बन रहा है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बोलता है कि निम्नलिखित चित्र पर विचार कीजिए, किसी भी दो आसन चित्रों में समान रंग भरे, बोलता है किसी भी दो आसन क्षेत्रों में समान रंग भरे बिना दी गई आकृति को पेंट करने के लिए आवश्यक विभिन्न रंगों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम बोले तो मिनिमम नंबर रंग कितने हो सकते हैं। अरे बात समझ में। अब देखो भाइयों यहाँ पर अगर मैक्सिमम लिखा होता ना, मैक्सिमम बोले तो अधिकतम लिखा होता तो इसका कुछ आंसर और होता, लेकिन मिनिमम लिखा हुआ तो इसका आंसर कुछ और आएगा। देखो भाई इसके लिए देखो दोस्तों कलर परिमेय है, ठीक है, 4 रंग परिमेय नाम से 4 रंग परिमेय है मेरे भाइयों, ठीक है। इसको जब हम पढ़ते हैं तो किसी भी आकृति को आप दिखाने अगर रंगते हो, कोई भी जैसे ये आकृति बनी हुई है अगर इसको रंगना आपको, तो मैक्सिमम आपको 4 रंगों की आवश्यकता पड़ती है। मैक्सिमम कितने रंगों की आवश्यकता पड़ती है, 4 रंगों की आवश्यकता पड़ती है। तब पड़ती है जब आपको जैसे ये वाला रंग में लाल कर दिया और इसको मैं लाल नहीं कर सकता भाई, इसको मैं लाल नहीं कर सकता, इसको लाल नहीं कर सकता, इसको लाल नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये वाला रंग इससे टच हो जाएगा, बोला है कि टच नहीं होना चाहिए, है ना, बिना समान रंग भरे बिना, है ना, ये टच नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की आकृति कोई भी आकृति आप बनाएंगे तो मैक्सिमम 4 रंगों की आवश्यकता पड़ती है, और क्योंकि इसको मिनिमम बोला गया है तो मिनिमम इसके लिए 3 की रंग की जरूरत पड़ती है, और मैक्सिमम कितने की पड़ती है, 4 की पड़ती है। तो यहाँ मिनिमम बोला तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मिनिमम 3। तो इसको सिर्फ रट लीजिए आप, इसको आंसर के रूप में आपको रट लीजिए कि जब इस तरह का प्रश्न आता है न्यूनतम कितने होते, कोई भी आकृति हो कोई भी, तो आपको मिनिमम 3 रंग की आवश्यकता पड़ती है, और मैक्सिमम कोई भी, कहने मतलब ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल छोटे, जैसे मैं बोलूं इस आकृति में कितने रंग भरेंगे आप, इसमें कितने भरेंगे आप, एक यहाँ भरेंगे, एक यहाँ, 2 ही तो भरेंगे, तो वैसा नहीं, तो थोड़ा बड़ी आकृति हो, ठीक है, या फिर कोई पाई चार्ट हो, पाई चार्ट की बात करें, या फिर किसी देश के स्टेट राज्यों को आपको दर्शाना है, या अंतरराष्ट्रीय एक देश और दूसरे देश के साथ आपको कलर कॉम्बिनेशन मतलब कलर के माध्यम से बताना है कि कौन राज्य कहाँ पे है, कौन सा सीमा कहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, तो उस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए भाई, इसका आंसर आपने देख लिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं, ठीक है। बोलता क्या भाइयों, ये है भाइयों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, क्या बोलता है, पेन ले लेता हूँ जरा। बोलता है आकृति आई और आई सॉरी आई नहीं, आकृति फर्स्ट और सेकंड एक विशेष तरीके से संबंधित है। इस दिए विकल्पों में से एक आकृति चुनकर आकृति 3 और 4 के बीच समान संबंध प्रस्तावित किया गया है। तो हमने बताना है कि चौथे आकृति क्या बनेगा। मतलब होता है कि दो आकृति किसी प्रकार समान है, तो जो कॉम्बिनेशन, जो रिश्ता इसमें लग रहा है, वही रिश्ता आपको यहाँ जोड़ना है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें मेरे प्यारे भाइयों, तो यहाँ पे देखिए, ये पहले ऐसा था और ये ऐसा हो चुका है। ये आकृति पहले ऐसी थी, ये ऐसी हो चुकी है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये ऐसा था, ये ऐसा हो चुका है। मतलब ये वाला पोर्शन सीधा यहां चला गया, ऐसा हो गया ये सीधा सीधा। तो ये वाला आकृति कैसे होगा आपका, ये वाला आकृति कैसे होगा, देखो किस किस तरफ रोटेशन चल रहा है इनका, इस तरफ चल रहा है, मतलब क्लॉकवाइज चल रहा है। तो इसका भी रोटेशन कहाँ होना करना पड़ेगा आपको, क्लॉकवाइज करना पड़ेगा आपको। तो इसका जो आप सोचो, अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसको कीजिए जरा, 1 सेकंड 10 सेकंड का समय देता हूं, तो आप बताइए कौन सा आपका इसका विकल्प हो सकता है। तो देखिए जरा कौन सा हो सकता है। देखो भाइयों, अगर मैं इसको देखूं, तो जैसे ये इधर मुड़ा तो ये इधर, तो इसके लिए ये कैसे मुड़ेगा, ऐसे 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 मुड़ेगा, ठीक है। अब ये वाला जो चीज है, ये भी तो ऊपर के लिए मुड़ेगा, तो ये कैसे मुड़ेगा, ऐसे इधर को मुड़ेगा, तो फिर ये ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ऐसा बनेगा, ये वाला ऐसा हो जाएगा, यहाँ ज्वाइंट होगा ये, ठीक है। अब आप बताइए इस तरह की आकृति कहाँ पे देखने को मिल रही है, बिल्कुल ए में दिख रही है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ठीक इसी रीति से ये दूसरी आकृति मेरे भाइयों, तो इसको मैं आपके लिए होमवर्क में डाल रहा हूं। होमवर्क मीन्स आपको कमेंट में मेरे प्यारे भाइयों इसका आंसर देना है कि एबीसी कौन सा है, ठीक है। अगर आपको करेक्ट होगा तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर आप जरूर डालना, 67 है ये ना, 67 का ऑप्शन नंबर एबीसी कौन सा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दी गई 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक आकृति अन्य से भिन्न है, वो आकृति आपको छांटनी है, ठीक है ना। तो चलिए क्या देखते क्या समानता है इसमें। देखो भाई, ए के लिए 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा प्रयोग हुआ। इस एफ को बनाने के लिए 1 2 3, ये भी 3 ठीक है, 1 2 3 ये भी ठीक है, 1 2 3 और ये 4, ये हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि 4 डंडियों का प्रयोग करना पड़ रहा है इसको बनाने में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे, जो पासा का प्रश्न है। बोलता है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, बताना है कि 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा। देखो भाइयों, इस हमें पता है कि एक पासा में 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे रहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो 1 आया हुआ है, 2 आया हुआ है, 3 कहीं नहीं दिख रहा है, 4 आया हुआ है, 5 आया हुआ है और 6 आया। लेकिन 5 को देखें तो 2 बार आया हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो नहीं आया हुआ है, तो नहीं क्या आया, 3, तो वो आपका विपरीत हो जाएगा। तो 5 का विपरीत से क्या हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर सी। या फिर ऐसा नहीं करना है तो कैसे करना है, देखो तो कैसे करना है इसको, जो डिजिट कॉमन है, तो कॉमन क्या है इसमें, 5 कॉमन है, तो उसको क्लॉकवाइज चलिए, ठीक है। तो 5 से मैं, 5 आपको आता होगा है ना, 5 से चले 2, 2 से चले 2 से चले 4, ठीक है। इसी रीति से यहां भी देखेंगे, 5 से चले 6, 6 से चले 1। अब देखो सब अंक आ गए, तो कौन बचा हमारे पास, 3, तो 5 2 बार नहीं हो सकता ना, तो या तो ऊपर वाले उसमें होगा या तो नीचे वाले में होगा। यहाँ तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। 5 का विपरीत क्या हो गया यहाँ पे, विपरीत हो गया, ठीक है। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीधा सीधा करेक्ट। अगला चलिए, बिल्कुल इजी प्रश्न देखिए जरा। बोलता है, इस आकृति को पूरा करने वाला प्रश्न है ये। तो देखो यहाँ पे हम इसको मिलाएं अगर, देखो ये यहाँ से देखो इतना गैप छोड़ रहा ना यहाँ से, तो यहाँ से भी इसको भी गैप छोड़ना होगा, यहाँ से ये यहाँ जुड़ गया,
ठीक है। अब ये रेखाएं ये है तो ये आगे बढ़ेंगे ऐसे, ये देख रहे हैं आप लोग, ये दो रेखाएं ये हो गई। अब यहां से देखो ये वाला ये यहां जाएगा है, ये यहां से ऐसा आएगा। अब देखो इस तरह की आकृति कहां बन रही है, ये ठीक है ना, और ये बाहर से ये यहाँ पे यार, ठीक है ना, ये है और ये यहाँ पे, तो ये ऐसा होना चाहिए, मतलब आकृति, ये आकृति बनेगी यहाँ पे। तो ये आकृति देखो ये तो ऐसे बन रही है, लेकिन ये बन रही है, लेकिन ये वाला पोर्शन यहाँ टच होना चाहिए कॉर्नर में, ये नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये वाला देखो यहाँ बिल्कुल सही है, ऐसा है, कॉर्नर में मिला हुआ है, फिर ये दो डंडियां हैं, ये तो उल्टा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सीधा सीधा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बनाइए 671 को। देखो भाई सीधा सीधा ये यहाँ से देखो, ये देखो यहाँ से ये ऐसा बनाओ, यहाँ से ऐसा बनाओ, यहाँ से क्या है? ऐसा है, तो यहाँ से भी क्या होगा, ये ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। अब यहाँ से देखो ये वाला यहाँ आएगा, ठीक है, और ये वाला यहाँ आएगा, ये वाले आकृति बनेगी, ये वाला। तो कहाँ पे मिल रहा है आपको, ये वाला देखो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कहाँ पे, डी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 71 क्वेश्चन हो गए मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसको देखिए 72 की बात चलिए। तार्किक परिवर्तन बताना आपने, तार्किक परिवर्तन कहाँ हो रहा है। देखो तार्किक परिवर्तन की बात करो मेरे प्यारे भाइयों, तो ये देखो कुछ इस तरह की आकृतियां हैं। सबसे पहले देखो ये खाली व्यक्ति है, ये सी है, सबसे पहले क्या आना चाहिए, सी। क्रम से हम देख रहे हैं, देखो सी यहाँ है, यहाँ है, या इन दोनों में तो आंसर हो नहीं सकता, इन दोनों में वो आंसर, ठीक है, सी आ गया। उसके बाद इसके सर पे कुछ रखेंगे हम लोग, तो आपका बी आएगा, तो यहाँ बी है, यहाँ भी बी, अभी दिक्कत है। अब इन दोनों लास्ट में दिक्कत, कौन सा क्रम है, यहाँ रख दिया। अब ये हम काला करेंगे, तो ये काला कर दिया हमने ये वाला, या अब आएगा यहाँ पे डी, और तब बचा कौन, ए, तो ये आएगा सी बी टी ए, सी बी टी ए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, जो कि क्या हुआ देखो, बोलता है कि एक ठोस घन जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर की है, कि विपरीत सतहों को के जोड़े पर लाल, नीला और काला रंग किया गया है। फिर इसे प्रत्येक 2 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ब्लॉकों में काटा गया है। देखो भाई, ये पहले ये 8 इस तरह का था ये, ठीक है, घन की सभी भुजाएं समान होती है, मतलब है ना, मतलब फिर इसको दो दो के उसमें काटा, ये वाला इस तरह से काटा गया इसको। ठीक है, तो अब बताना है आपने, ये इस पे आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ये वाली जो आकृति है ये लाल है, ठीक है, ये नीला है, और ये काला किया गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं भाइयों। सबसे पहले यहां देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न होगा भाइयों, तो आपने करना क्या है, देखो आपने क्या करना है, जो सबसे पहले बड़ा ओ दिया गया है और जो छोटा दिया गया है, तो इसके लिए आपको एक वैल्यू निकालनी होती है एन की। ठीक है, अब इसको देखिए, सबसे पहले क्या है, 8 बड़ा का 8 है, और दूसरा क्या है, 2 है, मतलब वो कौन सा घर बनेगा जिसका इसकी साइड होगी, मतलब है ना। तो एन निकालेंगे हम लोग, तो ये कितना आएगा, 2 दूनी 4, तो मतलब एन का मान कितना आ गया, 4 आ गया। सबसे पहले ये बात है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, आपने हमेशा ऐसे निकालना, एन निकाल दिया। अब इस प्रश्न को क्योंकि सॉल्व करना है, तो अभी मैं बताता हूँ इसका एन का यूज क्या है, ठीक है ना। अब यहां बता रहा, पूछ रहा है, बोलता है कि कितने घनों की कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। ठीक है, अब जो ये रंगीन, ये भी रंगीन होगा, ये भी रंगीन, जब ये भी रंगीन होगा। अब हमें ये बताना कि कितने सतहों की जो सतह हैं जिनका कोई भी सतह क्या हो, रंगीन नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या ट्रिक लगती है, जब इस तरह का प्रश्न होगा, तो सतह रंगीन नहीं है, उसके लिए एक ट्रिक आपने ध्यान रखनी है, सूत्र याद रखना है, n-2 की पावर 3, ये ध्यान रखना भाई आपने। ठीक है,
इतने उतने उतने फलक होंगे, उतनी सतहें होंगी जो रंगीन नहीं होंगी। वो कैसे निकाल दे, n-2 की पावर 3, n की वैल्यू आपने निकाल रखी है कितनी, 4, 4 में से 2 गया कितना बचा, 2, तो 2 की पावर कितना हुआ, 3, दैट मीन्स 8। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सूत्र से तो आपने याद रख लेने भाइयों, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, कितने घनों की सतह कितने घनों की केवल 2 सतह रंगीन होंगी। 2 सतहें चाहिए भाई, 2 सतह रंगीन होनी चाहिए, रंगीन, ये रंगीन होनी चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो 2 सतह रंगीन होने के लिए आपको टिक जो लगानी है वो है 12n-2, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 12n-2 ये सूत्र रटना पड़ेगा और कोई विधा नहीं है, नहीं तो फिर बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, वो हमने नहीं करना है। इनटू, अब देखो n का मान 4 है, 4 में कितना 2 बचा, तो 12 दूनी 24। तो ऐसे फलक या ऐसे सतह हैं जिनके केवल 2 फलक रंगीन हो रखे हैं, वो कितने 24 हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में मिलता है। अगला बात, कितने घनों में 3 सतह रंगीन है, 3 सतह रंगीन वाले हैं। जो 3 सतह रंगीन वाले होंगे भाइयों, वो हमेशा के लिए आपने याद रखना, वो होता है 8। कोई भी घन हो, ठीक है, उसके कितने पार्ट किए जाएं, उसमें केवल केवल 8 ही फलक ऐसे होंगे जिसके तीनों सतहें क्या होंगी, रंगीन होंगी। ये आपको याद रखना चाहिए, ये डाटा, ये 8 ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सूत्र बता देता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, लिखवा देता हूँ। जब एक सतह रंगीन की बात करें, जब एक सतह रंगीन की बात करें भाइयों, तो आपने क्या ट्रिक लगानी है इसमें, 6n-2 की पावर 2। 2 सतह रंगीन की बात बोलेगा तो आपने क्या ट्रिक लगानी है, 2n-2। अब बोलेगा 3 सतह रंगीन, इसको सीधा आपने याद रखना 8, सीधा सीधा नंबर याद रखना आपने। अब कोई भी सतह रंगीन नहीं है, सतह रंगीन नहीं, इसके लिए आपने क्या ट्रिक लगानी है भाइयों, n-2 की पावर 3। और n कैसे निकालना है, जो पहले बड़ा होगा, क्या, n बराबर जो बड़ा घन था होगा, फिर उसको काट कर छोटे छोटे बनाइए, तो उनकी लेंथ दे रखी होगी, जैसे यहाँ 2 दे रखी, तो कितना हो गया 4। तो ऐसे इस प्रश्न को निकालना है। ठीक है प्यारे भाइयों, तो आज का ये जो सेशन है मेरे प्यारे साथियों, हमने देखा बड़े अच्छे से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस तरह के प्रश्नों को याद सॉल्व करें, तो इसके लिए ये वाले सूत्र आपको याद होने जरूरी है। ठीक है, 1 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन, कोई भी सतह रंगीन नहीं। तो चलिए आज यहीं रखते हैं मेरे प्यारे भाइयों, अगली क्लास में फिर से मीटिंग होगी, जिसमें हम आपको इसके आगे वाले क्वेश्चंस के ऊपर डील करेंगे। ठीक है, तो आज हमारे 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं, और 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व करवाएंगे रीजनिंग के। उसके बाद हम मैथ्स के देखना, जो मैथ्स का पेपर देखोगे ना, तो आप बोलोगे यार हमने अभी तक इस तरह की पढ़ाई क्यों नहीं की। ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक 14 का पेपर देखा था, 16 का देखा था, 19 या 20 का देखा था, लेकिन 21 या 22 का आपने पेपर नहीं देखा था। तो 21-22 का पेपर देखने के बाद आपको पूरा अनुमान लग जाएगा कि आपको किस तरह की स्टडी करनी है। तो देखो दोस्तों, 30 तारीख को आपका इसका पेपर है ना, 30 नवंबर का एग्जाम होने वाला है। तो आप देख लीजिए कितना समय आपके बचा हुआ है ना। तो अगर मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जब जब हम आपको वीडियो भेजेंगे तो आपको उसका लिंक ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर जितने मैंने क्वेश्चन करने में कहीं कोई डाउट है मेरे प्यारे भाई, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं, है ना, या कहीं पे कोई गलती हो गई मेरे से, कुछ भी हो सकता है ना। चलिए, तो आज तो यही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।